तो दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ है 2020-21 कक्षा 10वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है, उसका इसमें हम हल देखने वाले हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का इसमें हम करेक्ट आंसर देखेंगे। तो पहला है हमारा खंडा, जिसमें दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर पहले हम सही विकल्प देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे फ्री एमपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आधुनिक काल की समय सीमा है। तो बहुत ही हमारी सन 1900 से लेके अब तक। ठीक है, तो आधुनिक काल की ये समय सीमा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो द्विवेदी युग का जो महाकाव्य है वो है प्रियप्रवास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का महाकाव्य था प्रियप्रवास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। तो श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना जो है वो सूर्य से की गई है, मतलब रवि से की गई है। ठीक है, सूर्य का परिवाची शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कुंती जो है वो माँ थी, किसकी माँ थी। तो वो पांडव की माँ थी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, पांडव की माँ थी। फिर नेक्स्ट है हमारा, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है। तो जो संदीपनी आश्रम था वो हमारा मथुरा में उज्जैन में स्थित था। ठीक है, तो संदीपनी आश्रम जो है वो हमारा उज्जैन में स्थित था। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कमला पद्माश्री किसके पर्यायवाची हैं। तो छठवीं में दिया गया है कमला पद्माश्री किसके पर्यायवाची हैं। तो कमला पद्माश्री जो है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो गा नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निवेदिता का अर्थ क्या होता है। तो वो होता है समर्पित। निवेदिता का मतलब होता है समर्पित। तो ये हो जाएगा खा नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में फ्लैग नामक रोग फैला, तो वो कलकत्ता में फैल गया था। ठीक है, तो फ्लैग नामक रोग जो है वो कलकत्ता में फैला। ये हो जाएगा उसका सही विकल्प, मतलब कि सही आंसर। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, निश्चय में निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है। ठीक है, मतलब नी प्लस चय बराबर निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है। तो वो है विसर्ग संधि। तो जिसके बीच में ये दोनों बिंदु आती हैं, इस प्रकार से नहीं करके वहां पर विसर्ग संधि होती है मोस्टली टाइम में। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। जो प्रयोगवाद के जनक हैं उन्हें अज्ञेय जी को माना जाता है। जो हमारे सच्चिदानंद हरिहरानंद मतलब कि अज्ञेय जी थे, उन्हीं को माना जाता है। तो गा नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से रहे आगे के प्रश्न, जिसमें क्या है 3 अंक के, मतलब कि 3 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, 4 को हल करना है। शब्द सीमा 75 शब्द रखे गए हैं, 75 से 100 शब्द तक। ठीक है, तो रीतिकाल की विशेषता बतानी है। फिर प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, उनकी रचना बतानी है। तो इस तरह से ये रहे आपके क्वेश्चन, इनमें से आपके लिए करना है। फिर गद्यांश की मतलब कि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या फिर करनी है। फिर देखते हैं हम खंडवार में जितने हमारे आंसर दिए गए, मतलब कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है सही विकल्प का चयन करना है। तो तुलसीदास जी की भाषा है वो अवधि थी। तो हमारा जो है 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, अवधि। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे। तो विनय पत्रिका के रचयिता हम सभी जानते हैं जो तुलसीदास थे। ठीक है, 3 नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में नीति अष्टक में नीति के कितने दोहे संकलित हैं। तो हम यहीं से समझ में आ रहा है नीति अष्टक मतलब कि नीति जो अष्टक है उसमें 8 दोहे सम्मिलित हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर का आंसर सही होगा, 8 दोहे सम्मिलित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो जन्मदाता माना जाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रकूट शब्द का जो संबोधन है वो किससे संबंधित है। तो वो है अमरकंटक से। ठीक है, तो अमरकंटक से संबंधित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के लेखक हैं। ठीक है, जो लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा है उसके लेखक कौन है। तो उनके लेखक थे डॉक्टर श्याम सुंदर देवी। तो ये हो जाएगा इसका मतलब कि पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है। जो दूसरों का उपकार मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, मतलब जो दूसरों के उपकार ना मानता हो। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना चौथा नंबर का सही इसका आंसर। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, पद्य काव्य के प्रमुख भेद हैं। तो पद्य काव्य के कितने भेद हैं, 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पद्य काव्य के 2 भेद। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो तीसरे नंबर में आ जाएगा, महाकाव्य है। ठीक है,
तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नर्मदा नदी का जो जन्म है वो कहाँ से होगा, तो हम सभी जानते हैं नर्मदा नदी का जन्म अमरकंटक से माना जाता है, वहीं से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमारे लिए 3 प्रश्न हल करने हैं, 3-3 नंबर के हैं और शब्द सीमा 75 से 100 शब्द रखी गई है। तो इनमें से आप यहाँ पर इनके क्वेश्चन के हल कर सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखेंगे। माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में करना है, भारतेंदु हिंदू जी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ पर प्रश्न। फिर आगे देखते हैं हम खंड सा में आपके लिए आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनका सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो खंड सा में दिया गया हमारा पहला प्रश्न है 42वां। तो मैं और मेरा देश नामक पाठ की कौन सी विधा है, तो ये एक निबंध है, मैं और मेरा देश एक निबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला आंसर सही होगा। फिर है 43वां प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, तो वो गांधीवादी थे, ये हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी गांधीवादी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है, तो जो वीर रस का स्थायी भाव है वो हम सभी जानते हैं उत्साह होता है, उत्साह, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 42। तो यहाँ पर प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भाव की संख्या जो है 33 होती है, इसका दूसरा वाला प्रश्न सही हो जाएगा, 33 होती है, ठीक है। फिर है 46वां, मणिमाल शब्द का जो अर्थ होता है वो मणियों की माला होती है, तो यहाँ समझ में आ रहा है मणिमाल, ठीक है। तो मणियों की माला 12 नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट चंद्रशेखर में समास है, तो जो समास है चंद्रशेखर शब्द में वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हमारे तुलसीदास जी हैं, ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा शल्य चिकित्सा के औजार बनाए जाते हैं, तो शल्य चिकित्सा के जो औजार हैं वो लोहे के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ किसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आ और बा दोनों हो जाएगा, मतलब कि 7 नंबर का आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में से है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है महर्षि सुश्रुत थे, तो महर्षि सुश्रुत कौन थे, प्राचार्य, मौपचार्य, आचार्य, तो महर्षि सुश्रुत आचार्य थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनाचार का विलोम शब्द है, तो दुराचार अनाचार तो सेम ही है, सदाचार इसका हो जाएगा क्या, मतलब विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा 12 नंबर का आंसर सही। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्न है उनमें से 3 प्रश्न हल करने हैं और 3 अंक के हैं, शब्द सीमा 75 से 120 शब्द दी गई है। तो यहाँ पर आप बाकी के सब प्रश्न देख सकते हैं, इनके लिए खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहे आपके बाकी के प्रश्न। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आपके लिए उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्वार्थ और परामर्थ मानव की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त शीर्षक होगा वो हो जाएगी मानव की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही कहा जाए तो इसका जो हमारा शीर्षक होगा वो होगा स्वार्थ, ठीक है, मतलब सॉरी परामार्थ और स्वार्थ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सच्ची मानवता क्या होती है, तो सच्ची मानवता यहाँ पर आपके लिए प्रश्न खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर सच्ची मानवता ये है, मतलब कि ये हम अधिकारी कार्य हम स्वयं के लिए करते हैं, ठीक है, अधिकतर कार्य स्वयं के लिए करते हैं पर दूसरों के लिए गया बलिदान ही सच्ची मानवता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद में है पृथ्वी हमें परोपकार का संदेश कैसे देती है, तो पृथ्वी हमें देखो नदी दूसरों के लिए बहती है और प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है, ठीक है। जैसे फल देने के लिए धूप है, आंधी वर्षा तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, ठीक है। जैसे वृक्ष मनुष्य को छाया देती है, तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी क्या है परोपकार का संदेश देती है। फिर नेक्स्ट उपरोक्त अध्ययन का सारांश लिखना है, तो सारांश आप इसमें से लिख सकते हैं जो आपके लिए सही लगता है, ठीक है। अब आगे है हमारा मतलब कि वात्सल्य के अंतर्गत शिशु स्वरूप के सौंदर्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, अपने शब्दों के जीवन में अनुभव किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए खुद से करने पड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।